Hello beta, welcome to physics class and today we will discuss types of vectors. तो बेटा आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने वेक्टर का जनरल मीनिंग डिस्कस किया था, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था, और वेक्टर्स को ग्राफिकल वे से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आज बेटा टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो नंबर 1 टाइप बेटा हम क्या लेंगे? Number 1 type of vector is polar vector. Number 1 type of vector is polar vector. बेटा वो वेक्टर जिसके पास प्रॉपर ओरिजिन होगा, जिसके पास प्रॉपर ओरिजिन होगा, जिसके पास प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओरिजिन का मीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन का मीनिंग है स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिस वेक्टर के पास प्रॉपर ओरिजिन होगा, प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट होगा और प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, वो वेक्टर कौन सा होगा? वो वेक्टर आपका पोलर वेक्टर होगा, वो वेक्टर आपका पोलर वेक्टर होगा। एग्जाम्पल क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। एग्जाम्पल क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम एक्सेट्रा। तो जिन वेक्टर्स के पास प्रॉपर ओरिजिन होगा, जिन वेक्टर्स के पास प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिन वेक्टर्स के पास प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? दीज वेक्टर्स आर नोन एज पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। पोलर वेक्टर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है, पोलर वेक्टर के पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं, बट ओरिजिन कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, इन वेक्टर्स का फिक्स होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा और डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन इस वेक्टर का हो सकता है। तो ये आपको माइंड में फिक्स रखना है कि पोलर वेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, बट इनका ओरिजिन फिक्स होना चाहिए। नाउ नंबर 2 टाइप इज एक्सियल वेक्टर। नंबर 2 टाइप इज एक्सियल वेक्टर। नाउ मीनिंग ऑफ एक्सियल वेक्टर, वो वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लाई करेंगे, उन वेक्टर्स का नेम होगा एक्सियल वेक्टर्स। सो those vector whose presence is along the axis of rotation are known as axial vectors। तो वो वेक्टर्स जो कहां प्रेजेंट होंगे, जो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग प्रेजेंट होंगे, उनका नेम क्या होगा? एक्सियल वेक्टर्स। सो एक्सिस के ऊपर जो वेक्टर्स आएंगे उनको बोलेंगे हम एक्सियल वेक्टर्स। तो हम क्या लिखेंगे? वेक्टर्स ऑन axis of rotation, vectors on axis of rotation are known as axial vectors, are known as axial vectors। तो अब आप ये चेक करके बताओ वो कौन कौन सी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो एक्सिस के अलोंग लाई करती हैं। तो हम उनका एग्जांपल यहां ले सकते हैं। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, that is angular velocity. Number 2 angular force, angular displacement, angular force, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं एक्सियल वेक्टर्स के। अब एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एक्सियल वेक्टर या तो वर्टिकली अपवर्ड होंगे या वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी एक्सिस के अराउंड
किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है और रोटेशन उसकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, रोटेशन उसकी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो सेंस ऑफ रोटेशन के बेस पे हम एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. सो बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर. तो मैंने एग्जांपल क्या लिया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर ऑब्जेक्ट का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एक्सियल वेक्टर कैसा आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा. और अगर ऑब्जेक्ट का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सियल वेक्टर कैसा आएगा, वर्टिकली अपवर्ड आएगा. तो इसका मीनिंग वर्टिकली अपवर्ड के लिए रोटेशन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. और डाउनवर्ड के लिए रोटेशन कैसा होना चाहिए, दैट इज क्लॉकवाइज. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका एक्सियल वेक्टर कहां होगा, तो उसका एक्सियल वेक्टर अपवर्ड होगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका एक्सियल वेक्टर कहां होगा, डाउनवर्ड होगा. तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसका एक्सियल वेक्टर कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसका एक्सियल वेक्टर कहां होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. तो आप चेक करते हैं कि एक्सियल वेक्टर का ओरिजिन फिक्स होगा या ओरिजिन हमारे लिए नॉन होगा. तो अब चेक करते हैं कि एक्सियल वेक्टर के अंदर जो ओरिजिन होगा वो हमारे लिए फिक्स होगा या हमारे लिए नॉन होगा या हमारे लिए विजिबल होगा या हमारे लिए इनविजिबल होगा. तो अब चेक करते हैं. पोलर वेक्टर के अंदर एक फैसिलिटी ये थी कि पोलर वेक्टर के अंदर हमें ओरिजिन मालूम होगा, हमें ओरिजिन की लोकेशन मालूम होगी, हमें ओरिजिन कहां से हमें लेना है वो हमें मालूम होगा. लेकिन एक्सियल वेक्टर के अंदर हमें ओरिजिन की लोकेशन मालूम नहीं होगी. एक्सियल वेक्टर के अंदर हमें ओरिजिन का लोकेशन मालूम नहीं होगा, हमें एक्सियल वेक्टर के अंदर ओरिजिन इनविजिबल मिलेगा. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका ओरिजिन आपके लिए विजिबल नहीं होता, जिनका ओरिजिन आपके लिए इनविजिबल होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए फिक्स नहीं होता. तो एक्सियल वेक्टर के अंदर अगर आप ओरिजिन कहीं फाइंड आउट करोगे तो आपको ओरिजिन नहीं मिलेगा. तो एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका ओरिजिन हमारे लिए इनविजिबल होता है, जिनका ओरिजिन हमारे लिए फिक्स नहीं होता. और ये वेक्टर आपके कहां लाई करते हैं, ये वेक्टर हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेंगे. और इनकी दो टाइप की डायरेक्शन होगी, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड. अपवर्ड के लिए रोटेशन कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की एंटी क्लॉकवाइज होगी. और अगर डाउनवर्ड आ रहा है डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का तो रोटेशन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी. और इन वेक्टर्स का ओरिजिन फिक्स नहीं होता. इन वेक्टर्स का जो ओरिजिन होगा वो आपके लिए विजिबल नहीं होगा. ओरिजिन नॉट विजिबल एंड नॉट फिक्स्ड. इसका मीनिंग एक्सियल वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, एक्सियल वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट विजिबल नहीं होगा. तो एक्सियल वेक्टर्स को हम एक नेम और भी देते हैं बेटा, दैट इज सूडो वेक्टर्स और इमेजिनरी वेक्टर्स. तो जिन वेक्टर्स का हमें ओरिजिन नहीं मालूम हो, तो उनको हम क्या नेम देते हैं, सूडो वेक्टर्स और इमेजिनरी वेक्टर्स. सूडो वेक्टर्स का मीनिंग जिन वेक्टर्स का हमें ओरिजिन नहीं मालूम, जिन वेक्टर्स का हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, उनको हम सूडो वेक्टर बोलते हैं. और एक नेम और कौन सा है, इमेजिनरी वेक्टर्स. और रियल नेम क्या है, दैट इज एक्सियल वेक्टर. तो अगर आपका डोर हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हिंज क्या होगा आपका, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर कोई डोर
अगर कोई डोर अपने हिंज के अबाउट ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है तो उस केस में जो हिंज होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा, लेकिन हिंज का जो ओरिजिन है वो हमें नहीं मालूम कि हिंज आपका स्टार्ट कहां से हुआ है, हिंज के लिए ओरिजिन क्या है, हिंज आपका कहां से एक्सियल वेक्टर को कैरी कर रहा है। इसका मीनिंग हिंज के ऊपर एक्सियल वेक्टर को आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम ये एक्सियल वेक्टर आपका स्टार्ट कहां से हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं मालूम कि अर्थ के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से एक्सियल वेक्टर आपका निकलेगा, तो हमें वो पॉइंट अभी तक नहीं मालूम। तो हमें एक्सियल वेक्टर का अभी तक ओरिजिन नहीं मालूम। तो दीज वेक्टर्स आर नोन एज सूडो वेक्टर्स और इमेजिनरी वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स आर नोन एज सूडो वेक्टर और इमेजिनरी वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा है? नेक्स्ट हमारा टाइप है पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टाइप है बेटा पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा टाइप है बेटा पैरेलल वेक्टर्स। नंबर 3 टाइप इज पैरेलल वेक्टर। तो अभी तक हमने पोलर वेक्टर्स को डिफाइन किया और एक्सियल वेक्टर्स को डिफाइन किया, और हमारा नंबर 3 टाइप कौन सा है? दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। तो जब दो वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे, जब दो वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे तो वो दोनों वेक्टर आपके एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। वो दोनों वेक्टर आपके एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। चेक करो, ये वेक्टर का टेल है और ये वेक्टर का हेड है, और जो लेंथ आएगी एरो की वो लेंथ क्या होगी? वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जो आपकी एरो का इन है, ये हेड होगा। ये जहां से एरो आपकी स्टार्ट हुई है, जहां से वेक्टर आपका स्टार्ट हुआ है, वो पॉइंट क्या होगा? वो वेक्टर का टेल होगा। और जो लेंथ होगी एरो की वो क्या होगी? वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये कंप्लीट मैंने आपको इस एरो को एक्सप्लेन करके बता दिया कि इस एरो के अंदर 3 क्वांटिटी हैं, टेल, हेड और मैग्नीट्यूड। टेल, हेड और मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड चाहे इनका डिफरेंट हो, बट अगर डायरेक्शन सेम है तो ये वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर वाली कैटेगरी में आएंगे। तो अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो भी मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट और सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, एरो की लेंथ दोनों केस में सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए, बट डायरेक्शन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो कंडीशन आपको मालूम चल चुकी है कि पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा? डायरेक्शन सेम होगी दोनों वेक्टर्स की, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट एंड मे बी सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। नाउ नंबर 4 टाइप है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मीनिंग अपोजिट वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नंबर 4 हमारे पास टाइप है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा कि एक वेक्टर आपका कहां पर होगा? एक वेक्टर आपका कहां पर होगा बेटा? एक वेक्टर आपका होगा ईस्ट में और दूसरा वेक्टर कहां होगा? वेस्ट में। दूसरा वेक्टर कहां होगा? वेस्ट में। आप चेक कर सकते हो ये दोनों वेक्टर्स आपके अलग अलग मैग्नीट्यूड कैरी कर रहे हैं। दोनों वेक्टर्स में जो लेंथ एरो की वो अलग अलग है, तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसी एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल नहीं है, बोथ आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बोथ आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर दो डायरेक्शंस आपको मिलेंगी, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, तो उस केस में क्या होगा? दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नाउ पॉइंट नंबर 5, टाइप नंबर 5 कौन सा आएगा बेटा? टाइप नंबर 5 में आएगा इक्वल वेक्टर्स। टाइप नंबर 5 में आएगा बेटा इक्वल वेक्टर्स। तो अब चेक करते हैं नंबर 5 टाइप कौन सा है? दैट इज इक्वल वेक्टर्स।
दैट इज इक्वल वेक्टर्स। तो अब चेक करके बताना बेटा इक्वल वेक्टर्स का मीनिंग क्या होगा। जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, जिन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा, उन वेक्टर्स को बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर्स। अब चेक करते हैं, मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है। अब चेक करके बताओ इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है डिफरेंट है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, डायरेक्शन दोनों की सेम है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब चेक करते हैं जो लेंथ आएगी इन दोनों वेक्टर्स की, जो मैग्नीट्यूड आएगा इन दोनों वेक्टर्स की, वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। अब चेक करो जो एरो की लेंथ है वो दोनों वेक्टर्स की सेम आ रही है। तो अगर दोनों वेक्टर्स की जो एरो की लेंथ है वो सेम आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो उस केस में क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो बेटा इक्वलिटी का साइन कब आएगा, जब डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जब डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, बिल्कुल इक्वल वेक्टर होंगे और डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। देन टाइप नंबर 6 का मीनिंग है बेटा, टाइप नंबर 6 में क्या आएगा, नेगेटिव वेक्टर्स। टाइप नंबर 6 में क्या आएगा, नेगेटिव वेक्टर्स। तो अभी चेक करते हैं टाइप नंबर 6 में क्या आएगा, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स का मीनिंग है बेटा कि when two vectors are in opposite direction, one is vector A, other is vector B। अब चेक करो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। बोथ वेक्टर्स हैव डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफरेंट है, बट जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये आपको कहां से मालूम चला, आप लेंथ चेक करो, दोनों एरोज की जो लेंथ है वो सेम आ रही है। इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। माइनस साइन किसके लिए आया, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, और इक्वलिटी का साइन किसके लिए आया, फॉर सेम मैग्नीट्यूड। तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो ये चेक करना ध्यान से कि जो माइनस साइन है ये स्पेशली किसके लिए यूजफुल है, इट इज यूजफुल फॉर अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस साइन इज फॉर अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में सेम नहीं है। तो डायरेक्शन सेम नहीं होने से अब ए और बी को हम इक्वेट तो कर सकते हैं बट हमें माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। सो माइनस साइन इज फॉर अपोजिट डायरेक्शन। नाउ ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। इसका मीनिंग ए वेक्टर आपका नेगेटिव वेक्टर होगा, ए वेक्टर आपका नेगेटिव वेक्टर होगा। इट इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि जब दो वेक्टर आपके अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो हम एक वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इट इज नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। सो वन वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। नाउ दिस वेक्टर इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। तो इसी टाइप से मुझे बताओ कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे होते हैं बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे होते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दोनों कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ रिएक्शन। इसका मीनिंग एफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ रिएक्शन। आर क्रॉस एन का मीनिंग क्या है, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का जो पेयर होता है उस पेयर में दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब पॉइंट नंबर 7 आएगा बेटा, अब टाइप नंबर 7 आएगा। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो चुका है आपको। हम पॉइंट नंबर 7 पे आ रहे हैं बेटा।
चेक करते हैं नंबर 7 टाइप कौन सा है। नंबर 7 टाइप हमारा अब कौन सा आएगा, इक्वल वेक्टर हो चुके हैं, पैरेलल वेक्टर हो चुके हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर भी हो चुका है, पोलर वेक्टर हो चुका है, एक्सियल वेक्टर हो चुका है, नेगेटिव वेक्टर हो चुका है। तो अब हमारे पास वेक्टर आएगा नल वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर। तो अब हम चेक करेंगे कि नल वेक्टर क्या होगा, दैट इज नल वेक्टर। तो नल वेक्टर बेटा वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा बट उसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड होगी। तो हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, a vector whose magnitude is 0, a vector whose magnitude is 0 but having unspecified direction is known as null vector। तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड होगी और उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, नल वेक्टर। उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। तो अब चेक करके बताओ कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर 0 हो जाए, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन 0 हो जाएगा। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर हम ए से बी गए हैं और फिर हम वापस बी से ए आ गए हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहां चेक करो कि जहां आप खड़े हो, जिस पॉइंट पे फाइनली आप खड़े हो, वो पॉइंट स्पेस में कोई ना कोई डायरेक्शन तो कैरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो चेक करके बताओ कि अगर आप अपने घर से निकले हो, और आप मार्केट गए हो, तो फिर मार्केट से वापस आए हो, तो फाइनली आप अपने घर पे आ चुके हो। तो मैंने रिपीट क्या किया बेटा कि अगर आप अपने घर से मार्केट गए हो और फिर वापस अपने घर पे आ चुके हो तो इसका मीनिंग ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से आप कहां गए हो, फाइनल पॉइंट पे, दैट इज मार्केट। और फिर दोबारा से आप फाइनल पॉइंट पे, अल्टीमेट फाइनल पॉइंट से आप अल्टीमेट फाइनल पॉइंट पे वापस आ गए हो। सो दिस इज योर अल्टीमेट फाइनल पॉइंट एंड दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। तो अगर आप अपने घर से मार्केट गए हो, मार्केट से वापस अपने घर आ चुके हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अब सेम हो चुका है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो घर है वो स्पेस के अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन तो कैरी कर रहा है, यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन तो कैरी कर रहा है, वो किसी ना किसी फिक्स डायरेक्शन पे तो होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी डायरेक्शन होगी यहाँ पर किसके डिस्प्लेसमेंट की, वो स्पेसिफाइड नहीं होगी। सो दैट unspecified direction of vector will make its new name, that is null vector। तो यहां पर चेक करो, आप अपने घर से मार्केट गए हो, मार्केट से फिर दोबारा से अपने घर पे आ चुके हो, तो आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो चुका है। इसका मीनिंग ये आपका नंबर 1 फाइनल पॉइंट था, लेकिन जब आप वापस अपने घर पे आओगे तो आपका अल्टीमेट फाइनल पॉइंट कहां आएगा, घर पे ही आ जाएगा। इसका मीन इनिशियल और अल्टीमेट फाइनल पॉइंट आपका सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। बट आपका घर किसी ना किसी डायरेक्शन को कैरी कर रहा है, बट उस डायरेक्शन को हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इसका मीनिंग जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा और अगर उसकी डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड होगी तो उसका नेम क्या होगा, दैट इज नल वेक्टर। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन अनस्पेसिफाइड होगी, उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नल वेक्टर। अब चेक करते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है,
फिर एक वेक्टर b है और फिर एक वेक्टर c है। अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। हम इनिशियल पॉइंट से पहले कहां गए, a पॉइंट पे गए, फिर a से हम कहां गए, b पे गए, फिर हम b से वापस कहां आ गए, अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गए, फिर हम b से वापस कहां आ गए, अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गए। अब चेक करके देखो आप, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या आएगा। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे तो इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या आएगा, 0 आएगा। चेक कर लो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके दोनों एक ही लोकेशन पे आ रहे हैं, तो इनिशियल फाइनल के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन तीनों वेक्टर्स का सम क्या होगा, नल वेक्टर होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो, इस पॉइंट पे हम यूनिवर्स के अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। सो दैट पॉइंट विल कैरी अनस्पेसिफाइड डायरेक्शन इन स्पेस, बट that point will have zero magnitude of displacement, so that point will have null vector, and that null vector will carry zero magnitude। तो बेटा इसी टाइप से अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमारे पास अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस केस में अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो मैग्नीट्यूड कितना कैरी करेगा, दैट इज जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो वहां पर वो वेक्टर किस नेम से फेमस होगा, वो वेक्टर आपका नल वेक्टर के नेम से फेमस होगा। तो अब इस टाइप से आप नल वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो, नल वेक्टर का एग्जांपल सेट कर सकते हो। तो अगर किसी एक पॉइंट पे आपके 3 वेक्टर काम कर रहे हैं और तीनों का सम अगर 0 आ रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट पे हमारे पास जो सम आएगा तीनों वेक्टर्स का, वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये तीनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो हमने 0 के ऊपर बेटा एरो क्यों लगाई, क्योंकि 0 तो मैग्नीट्यूड है, और जो इसकी एरो है ये अभी भी आपकी अनस्पेसिफाइड है, इट इज अनस्पेसिफाइड इन नेचर। तो that magnitude will carry unspecified direction in universe in nature, so that vector is known as null vector। Now type number 8 बेटा 8 नंबर टाइप आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नेम क्या है, यूनिट वेक्टर्स। जिसका नेम क्या है, यूनिट वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज महा इंपॉर्टेंट। नंबर 8 टाइप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स को आप डिफाइन कैसे करोगे, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन बिल्कुल स्पेसिफिक होगी, उनको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर्स। तो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन बिल्कुल स्पेसिफिक होगी, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर्स whose magnitude is 1 and direction is specific are known as yes बेटा, यूनिट वेक्टर्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया है कि those vectors whose magnitude is 1 and carrying specific direction are known as unit vectors। तो यूनिट का मीनिंग बेटा 1, यूनिट का मीनिंग है 1। इसका मीनिंग वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग होगा, तो उस वेक्टर का नेम क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यू आर मूविंग 1 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, मैंने क्या बोला, यू आर मूविंग 1 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन,
तो मैंने क्या बोला, 1 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर आप 1 मीटर गए हो ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको 1 मीटर क्या मिला है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या मिला आपको, डायरेक्शन। तो अब चेक करो, यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 मीटर होगा, और उसकी डायरेक्शन कैसी है, स्पेसिफिक है। तो यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी उसका नेम होगा डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 मीटर आ रहा है और उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है। तो हम ये कह सकते हैं दैट 1 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। It is unit vector of displacement. It is unit vector of displacement. तो हम ये कह सकते हैं it is unit vector of displacement. It is unit vector of displacement. तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और अगर उसके पास स्पेसिफिक यूनिक डायरेक्शन है, तो वो वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर के नेम से फेमस होगा, और वो वेक्टर यूनिवर्स में, नेचर में मैग्नीट्यूड 1 कैरी करेगा और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी। तो अब चेक करते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, हम यूनिट वेक्टर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो अभी चेक करते हैं बेटा कि यूनिट वेक्टर को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो यूनिट वेक्टर को अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, चेक करते हैं। हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, तो अब ये जो आपकी एरो यहां ड्रॉ हुई है, इस एरो का स्टार्टिंग पॉइंट ये O है और ये है इसका फाइनल पॉइंट F। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है और ये इसका फाइनल पॉइंट F है। अब चेक करो, इस एरो का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 5 मीटर। इस एरो की लेंथ क्या है, 5 मीटर है। अब आप एक काम करो, अब आप इस 5 मीटर के 5 इक्वल पार्ट्स कर दो, 5 इक्वल पार्ट्स कर दो आप, 1 2 3 4 5। आप इस 5 मीटर के 5 इक्वल पार्ट्स कर दो। तो अब 1 पार्ट कितनी लेंथ कैरी करेगा, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब चेक करके बताओ, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट वेक्टर कैरी कर रहा है। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 यूनिट वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। आप चेक कर सकते हो, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 यूनिट वेक्टर्स ऑन सेम लाइन। आप चेक कर सकते हो कि अगर मेरे पास 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने क्या किया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कैसे ड्रॉ किया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को मैंने ड्रॉ किया स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, और मैंने इसका मैग्नीट्यूड क्या रखा, 5 मीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या रखी, अलोंग ईस्ट। अब चेक करो, मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर पार्ट की वैल्यू क्या है, यूनिट वैल्यू है, दैट इज 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, 5 यूनिट वेक्टर्स ऑन सेम लाइन, 5 यूनिट वेक्टर्स अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो मैं क्या बोलूंगा कि 5 यूनिट वेक्टर्स अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो अब ये क्लियर हो गया बेटा आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट था मैंने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट किसके इक्वल, 1 मीटर के इक्वल है। तो अब चेक करो, जो आपकी ये 5 इक्वल पार्ट्स हैं, इन सब की डायरेक्शन चेक करो, इन सब की डायरेक्शन चेक करो, इन सब की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, अलग है, इन सब की डायरेक्शन सेम है, और ये सारे के सारे डायरेक्शन किसकी कैरी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। इसका मीनिंग डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितने आपके यूनिट वेक्टर प्रेजेंट है, दैट इज 5 यूनिट वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर आप किसी वेक्टर को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे एक यूनिट वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 मीटर है और जिसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग ईस्ट है, जिसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग ईस्ट है। इसका मीनिंग जो वेक्टर होगा और जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। चेक कर सकते हो आप, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और वेक्टर की डायरेक्शन सेम आ रही है। इसका मीनिंग जो यूनिट वेक्टर होगा और जो वेक्टर होगा वो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो वेक्टर का एक यूनिट पार्ट होगा, वो वेक्टर का एक यूनिट पार्ट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो यूनिट वेक्टर होगा वो कंप्लीट वेक्टर का एक यूनिट पार्ट होगा। यूनिट पार्ट का मीनिंग उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। सो a unit part of complete vector is known as unit vector of complete vector। तो किसी वेक्टर का एक यूनिट पार्ट का मीनिंग, किसी वेक्टर का एक यूनिटी वाला पार्ट क्या होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ दैट कंप्लीट वेक्टर। तो मैं इसको बेटा और थोड़ा इजी करके बता रहा हूं कि अगर आप किसी वेक्टर को अगर आप यूनिट वेक्टर्स में डिवाइड करोगे तो हमें मल्टीपल यूनिट वेक्टर मिलेंगे, और ये सारे यूनिट वेक्टर आपके मैग्नीट्यूड कितना कैरी करेंगे, दैट इज 1 1 1 1। सो दीज यूनिट वेक्टर्स आर पैरेलल टू ओरिजिनल वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर आपके ओरिजिनल वेक्टर से बिल्कुल सेम डायरेक्शन कैरी करेंगे, तो अब आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो बेटा हमने किसका डिवीजन किया, हमने कंप्लीट वेक्टर को डिवाइड कर दिया किसमें, यूनिट लेंथ में। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने कंप्लीट वेक्टर को डिवाइड किया किसमें, यूनिट लेंथ में। दैट इज मैंने कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया यूनिट लेंथ में। इसका मीनिंग कि अगर हम किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अब चेक करके बताओ बेटा, कि वेक्टर को हम कैसे लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अब बेटा ये फार्मूला कैसे बना, ये वेक्टर का फार्मूला कैसे बना, ये डेफिनेशन से बना। आपको मालूम है वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब चेक करते हैं कि यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया किसमें, 5 इक्वल पार्ट्स में, और हर पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या है 1 मीटर है। इसका मीनिंग है ये जो आपके सिंगल पार्ट है, ये सिंगल पार्ट मैग्नीट्यूड 1 कैरी कर रहे हैं और डायरेक्शन कौन सी कैरी कर रहे हैं, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। चेक करो, ये जो 1 मीटर है इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। अगले 1 मीटर की डायरेक्शन क्या है बेटा, ईस्ट है। इससे अगले वाले की भी सेम ईस्ट है, इससे अगले वाले की भी सेम ईस्ट है, इससे अगले वाले की भी सेम ईस्ट है। इसका मीनिंग ये यूनिट वेक्टर आपके कौन सी डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर आपके ईस्ट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। सो यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही सेम उनकी डायरेक्शन होती है। दैट इज यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन को कैरी करते हैं और उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका मीनिंग यूनिट वेक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू डायरेक्शंस। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो इनको अगर आप कहीं भी लगाओगे तो ये वेक्टर की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप किसी वेक्टर की वैल्यू को, जैसे 32 न्यूटन को अगर आप करोगे मल्टीप्लाई 1 से,
तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर 32 न्यूटन ही मिलेगा। अगर हम 20 जूल को करेंगे मल्टीप्लाई 1 से, हमें आंसर क्या मिलेगा, 20 जूल ही मिलेगा। इसका मीनिंग अगर हम किसी नंबर को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें आंसर वही मिलेगा जो पहले था। इसका मीनिंग 32 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 32 ही आएगा। तो उसी टाइप से बताओ मुझे, जो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वो अगर कहीं पर भी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या वो रिजल्ट को चेंज करेंगे? नहीं, उनका अपना मैग्नीट्यूड क्या है, 1 मीटर, दैट इज 1, दैट इज यूनिटी। तो उनसे कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। हाँ, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको यूनिट वेक्टर क्या देंगे, आपको डायरेक्शन बता देंगे। क्योंकि यूनिट वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन बिल्कुल यूनिक होती है, डायरेक्शन बिल्कुल यूनिक होती है। तो आप चेक करके बताओ वेक्टर को कैसे लिखा आपने, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, इस कंप्लीट वेक्टर की लेंथ, इस कंप्लीट एरो का लेंथ, इस कंप्लीट एरो का मैग्नीट्यूड, दैट इज 5, दैट इज 5 मीटर। अब इसके बाद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो चेक करो आप, डायरेक्शन कहां से आएगी। अब डायरेक्शन के लिए आपके पास एक वेक्टर है जिसका नेम क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसकी डायरेक्शन कैसी है, फिक्स है, यूनिक है, दैट इज ईस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है और जो इसकी डायरेक्शन है वो किससे मिलेगी, वो हमें मिलेगी यूनिट वेक्टर से, वो मिलेगी हमें यूनिट वेक्टर से। तो डी कैप का मीनिंग क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप इस यूनिट वेक्टर का निकालोगे मैग्नीट्यूड तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बेटा ये दोनों वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या है, ये मोड है, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी कैप, एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। these two vertical lines are used for taking magnitude of unit vector and it is equal to 1। आपको मालूम है इसका नेम क्या है, यूनिट वेक्टर, और आपको मालूम है नेम से हमें क्या आइडिया मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा, यूनिट का मीनिंग क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड बेटा 1 है और इसके पास डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। तो अगर हम इसको 5 मीटर के साथ में लगाएंगे तो आंसर आपका 5 मीटर ही रहेगा और आपको साथ में क्या मिलेगी, आपको साथ में डायरेक्शन मिल जाएगी, दैट इज 5 मीटर किसके अलोंग है, 5 मीटर आपका ईस्ट के अलोंग है। तो ये डी कैप क्या शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट आपका ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट आपका ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग है। तो डी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। सो कैप इज फॉर यूनिट वेक्टर्स। कैप जो सिंबल हो किसके लिए बना बेटा, इट इज फॉर यूनिट वेक्टर्स, कैप इज फॉर यूनिट वेक्टर्स। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको अगर आप किसी वेक्टर को बिल्कुल इक्वल यूनिट पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये जो यूनिट पार्ट्स होंगे, ये यूनिट पार्ट्स क्या होंगे, ये उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स होंगे, ये उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो अब जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला बनेगा वो चेक करते हैं हम कैसे बनेगा फार्मूला, वो हम चेक करते हैं बेटा कैसे बनेगा फार्मूला, वो हम चेक करते हैं कैसे बनेगा फार्मूला। तो आपने क्या किया, आपने एक वेक्टर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इक्वल पार्ट्स कैसे थे आपके, यूनिट पार्ट्स थे, यूनिट पार्ट्स। तो अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यूनिट पार्ट ही मिलेगा, आपको यूनिट पार्ट ही मिलेगा। तो बेटा मुझे बताओ कि अगर आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगर आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और किसके अलोंग है, अलोंग ईस्ट है, तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट को डिवाइड करूंगा 10 मीटर से, तो 10 से 10 कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, मुझे क्या मिलेगा, 1 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और किसके अलोंग है, ये नॉर्थ के अलोंग है, तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को डिवाइड करता हूं इसके मैग्नीट्यूड से, तो 20 से 20 कैंसिल, मुझे क्या मिलेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नॉर्थ। तो चेक करके बताओ कि इस डेटा के अंदर मुझे मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, 1, और मुझे डायरेक्शन क्या मिल रही है, फिक्स मिल रही है या
अनस्पेसिफाइड मिल रही है, चेक करके बताओ दिस डायरेक्शन इज फिक्स और अनस्पेसिफाइड, दिस इज फिक्स डायरेक्शन अलोंग नॉर्थ एंड दिस इज फिक्स मैग्नीट्यूड दैट इज 1। तो अब अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट आंसर इज नोन एज यूनिट वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट वेक्टर ऑफ स्पीड, सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। नाउ this is unit vector of acceleration and this is unit vector of velocity। इसी टाइप से यहां चेक करो कि अगर आप किसी डिस्प्लेसमेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें फार्मूला मिल चुका है किसका, यूनिट वेक्टर का। और बेटा फार्मूला क्या मिला है हमें, चेक करो ध्यान से, हमें फार्मूला क्या मिला है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को कैसे लिखोगे, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन, साथ में उसकी डायरेक्शन। और अब ये बेटा आप ध्यान रखना कि वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। जहां वेक्टर होगा वहीं उसका यूनिट वेक्टर भी होगा। इसका मीनिंग वेक्टर के ऊपर ही उसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों बिल्कुल पैरेलल होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अब चेक कर लो, जब किसी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आंसर में मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। और डायरेक्शन कैसी आएगी, डायरेक्शन आप